हाय अमित, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो था नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया का टोटल मतलब ये है। नेशनलिज्म का मतलब होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्या होती है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री रिलेटेड, किसी भी जगह के रिलेटेड जब अपना भाव, अपनापन बिलीव करते हो, सेंस करते हो, तो उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। और इंडिया के प्रति हमारा नेशनलिज्म कैसा था, ये आज हमने चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। देखो ध्यान से, क्या हुआ था 1919 में? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, उसके कारण, जब कोई भी वॉर होती है, मैं तो आपको पता ही होगा, कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन हो या पॉलिटिकल सिचुएशन हो, वो डिस्टर्ब होती है। इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है, और जो पॉलिटिकल यानी जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, सियासी रिलेशंस जो होते हैं, वो भी हिलते हैं। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ? विच लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ा, इंक्रीज का मतलब है बढ़ाव होना, मतलब बहुत खर्चा हुआ किसके अंदर? डिफेंस के अंदर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा होना। ठीक है। डिफेंस का मतलब है आर्मी के रिलेटेड। जब भी कोई वॉर होती है तो आर्मी के लिए पैसा हमें चाहिए ना, चाहे मैं वो एयरक्राफ्ट लेने हैं आर्मी के लिए, चाहे वो हमें गन्स लेनी है, चाहे वो हमें कोई भी सामान लेना है, जितना भी खर्चा होता है आर्मी के रिलेटेड, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हुआ, यानी जो आर्मी के रिलेटेड या डिफेंस के रिलेटेड जो हमारा खर्चा हुआ था, उसके कारण क्या हुआ कि हमारे कंट्री के ऊपर लोन्स आ गए थे और टैक्सेस जो थे वो बहुत बढ़ चुके थे। ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इंडिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारा सारा पैसा किसके अंदर लग चुका था? आर्मी के रिलेटेड, डिफेंस के अंदर लग चुका था। एक्सपेंडिचर बहुत हाई हो गया था, जिसके कारण लोन्स और टैक्सेस बढ़े हमारे ऊपर। ठीक है। प्राइसेस जो थे वो डबल हो गए, ऑब्वियसली प्राइसेस जो थे वो बढ़ चुके थे। कब? टाइमलाइन क्या है इसकी? 1913 से लेकर 1918 तक, जिसके कारण क्या हुआ? लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। ऑब्वियसली कुछ भी हो, वॉर हो, पेंडेमिक हो, कुछ भी हो, सफ़र कौन करता है? कॉमन पीपल करते हैं, कॉमन लोग करते हैं। तो उनके लिए बहुत हार्ड होना शुरू हो गया, क्योंकि प्राइसेस जो थे वो हर एक चीज़ के डबल होने शुरू हो गए, चाहे वो वेजिटेबल्स थी, चाहे वो खाना था, चाहे वो कुछ भी था। ठीक है। तो जो कॉमन पीपल थे, जो कॉमन लोग थे इंडिया के, उनके लिए हार्डशिप हुई। ठीक है। विलेजर्स जो थे उनको बुलाया गया कि आप क्या बनो? सोल्जर्स बन जाओ। क्या बन जाओ? सोल्जर्स। आपने सुना होगा अपने ग्रैंडफादर्स वगैरह, जो आपके पुरानी एंसेस्टर्स होंगे, जो पुराने बुजुर्ग होंगे, आप उनसे सुनोगे कि जब भी वॉर होती थी ना, और अब अगर हमारे पास आर्मी कम है, तो विलेजर्स के अंदर जो थी वो फोर्स रिक्रूटमेंट करवाई जाती थी। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब आपकी भर्ती करवाई जाती है। फोर्स का मतलब होता है फोर्सली। ठीक है। लोग नहीं चाहते कि वो आर्मी के अंदर जाएं, लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि वो आर्मी के अंदर जाएं, बट फिर भी विलेजर्स के लोगों को बुलाया गया, अच्छे खासे लड़कों को आर्मी में भर्ती करवाया गया, जिसके कारण बहुत से लोगों में गुस्सा जागा, एंगर जागा। ठीक है। वाइड स्प्रेड एंगर। ठीक है। फिर क्या हुआ 1918 में और 1920 में? क्रॉप्स जो थे, जो हमारी फसलें थी, वो फेल्ड हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? हमारे इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड होनी शुरू हो गई। एंड शॉर्टेज ऑफ फूड तो थी, जैसे हमारे पास कोविड-19 का एपिडेमिक था, वैसे उस टाइम पे कौन सा एपिडेमिक आया? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एपिडेमिक था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, वो कौन सा था? इन्फ्लुएंजा। ये जी है। ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसके चलते बहुत ही लोग जो है वो मर गए थे भूख के कारण, क्योंकि क्रॉप फेलियर था, और एपिडेमिक यानी जो बीमारी थी उसके कारण भी लोग मर चुके थे काफ़ी। ठीक है। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या बोलता है? सत्याग्रह का आइडिया, सत्याग्रह का मतलब होता है सर्च फॉर ट्रूथ। सर्च फॉर ट्रुथ। ये किसने चलाया था? ये महात्मा गांधी ने चलाया था। महात्मा गांधी जो थे, जब इंडिया लौट के आए थे जैन 1915 में, वो कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे, इंडिया वापस आए थे, जहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट रिजीम के आगे अपनी जंग जो थी वो लड़ी थी। रेसिस्ट रिजीम का मतलब होता है, रेसिस्ट का मतलब है जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भेदभाव करता है आपके कलर के ऊपर। अब अगर आप काले हो तो आप बोलोगे कि नहीं, ये इसको नहीं कुछ देना। अगर आप वाइट हो तो आपको बोलेंगे कि आप अच्छा इस जगह जा सकते हो, आप ये मंदिर जा सकते हो। मतलब
काले या गोरे होने पे जो डिफरेंस होता था, जो भेदभाव होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी लड़ के आए थे। ठीक है, वापस कब आए थे? 1915 में, जनवरी 1915 में। और वापस आके उन्होंने जो आइडिया दिया, वो किसका आइडिया दिया? सत्याग्रह का आइडिया दिया। वो मैंने बताया, सर्च फॉर ट्रुथ। जो आइडिया था सत्याग्रह का, वो सेम लाइन है कि एम्फेसाइज, यानी जोर किस पे डालता है? जोर किस पे डालता है? पावर ऑफ ट्रुथ पे, कि सच की जो सच्चा ताकत है। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो फिज़िकल फोर्स है, यानी अगर हम ऐसे ब्रिटिशर्स के साथ जाके फिज़िकली लड़ेंगे, फिज़िकली का मतलब समझते हो ना, हाथ थापाई एंड ऑल, अगर वो लड़ेंगे तो वो हमारे लिए कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो आर्मी है वो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 के कारण काफ़ी उसका जो है वो खर्चा हुआ था और वो काफ़ी वीक है। तो उन्होंने क्या बोला, महात्मा गांधी ने क्या बोला कि हम क्या एक आइडिया लेके आएंगे, आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेके आएंगे, जिसके अंदर सत्याग्रही जो है, सत्याग्रही एक ऐसा पर्सन है जो सत्याग्रह मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो जो सत्याग्रही है वो जीतेगा किसके थ्रू? नॉन वायलेंस, यानी हम वो जो मुक्का मतलब जो हाथ पैर है या जो फिज़िकल फोर्स है वो सब नहीं यूज़ करेंगे। उन्होंने बिलीव किया कि जो धर्म है वो नॉन वायलेंस का होना चाहिए, यानी हमें वायलेंस नहीं होना, हमें वायलेंट नहीं होना, हमने इंडिया को यूनाइट करना है किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि वो उसने ट्रैवल किया, किसने? महात्मा गांधी ने ट्रैवल किया 1917 में चंपारण इन बिहार। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा आइडिया ऑफ सत्याग्रह में, तो सबसे 3 मेन पॉइंट्स जो यही हैं, ये आपके मैप में भी आएंगे, हमें ध्यान देना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्याग्रह मूवमेंट के लिए उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी ने ट्रैवल किया चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया कि पीजेंट्स आपको पता है जो खेती बाड़ी करते हैं, उनकी स्ट्रगल में उनको इंस्पायर किया, जो कि प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ थी। प्लांटेशन सिस्टम का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको पता होगा कि जो पहले जो क्रॉप चलती थी ना, जो पहले फसलें उगती थी, उसमें आधा शेयर जो है ब्रिटिशर्स ले लेते थे, इसको प्लांटेशन सिस्टम बोलते थे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट कि ये ख़त्म करो, जो आधा शेयर है वो आधा शेयर ब्रिटिशर्स को नहीं जाएगा, सारा शेयर पीजेंट्स का ही होगा। इसके खिलाफ में चंपारण में, बिहार में महात्मा गांधी ने ट्रैवल करके उसको सक्सेस करा। कब? 1917 में। अब नेक्स्ट है 1918 में दूसरी जगह वो कहाँ गए? अहमदाबाद गए। वहाँ पे जाके किसके लिए लड़े? वो कॉटन मिल वर्कर के लिए लड़े, और इसको क्या बोला? सत्याग्रह मूवमेंट। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट है। ठीक है, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको पीछे बोले हैं वो इसमें से सेकेंड ये रहा। थर्ड था कि 1918 में ही उन्होंने सपोर्ट किए पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है खेड़ा करके। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। वो क्या थे? वो अफेक्टेड थे, जो क्रॉप फेलियर हुआ था ना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो उसके कारण वो ना काफ़ी अफेक्टेड थे। ठीक है, और जिसके चलते वो अपना रेवेन्यू जो थे वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए जो लड़ाई थी वो महात्मा गांधी ने लड़ी थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात में है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रॉलेट एक्ट। कब हुआ था? 1919। इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए। क्या बोलता है? गांधी जी ने लॉन्च किया था रॉलेट एक्ट 1915 में, जब हमारी नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट की सक्सेस हुई थी। हमने 3 पॉइंट पढ़े, तीनों में सक्सेस हुई थी। इसके बाद इन्होंने रॉलेट एक्ट जो था वो लॉन्च किया था। अब क्या हुआ था? एक ना एक्ट पास हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एन एक्ट पास हुआ था। उसमें क्या बोला गया कि उन्होंने पावर दी किसको? ब्रिटिशर्स को पावर दी, ताकि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई भी अगर इंडियन कर रहा है तो आप उसे रिप्रेस कर सकते हो। रिप्रेस का मतलब आप उसे रोक सकते हो, और रोकने के बाद वो जो पर्सन जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई धरना लगा रहा है, कोई स्ट्राइक पे जा रहा है, उन सबको आप जेल में डाल सकते हो, पॉलिटिकल को प्रिजनर बना सकते हो 2 साल के लिए। डिटेंशन अलाउ कर दी। डिटेंशन का मतलब होता है बिना वारंट आईडी, यानी जब भी पुलिस उठाने आती है उनके पास एक वारंट कार्ड होता है इशू, है ना, वो ना हो, उसके बिना भी आप उसे किसी को भी जेल में डाल सकते हो। ऐसी पावर दे दी ब्रिटिशर के हाथ में। ठीक है, तो इंडियंस जो थे वो डर गए कि अगर हम जब भी कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कोई इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमें क्या डाल देंगे? जेल में डाल देंगे 2 सालों के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ? महात्मा गांधी ने इसी के कारण क्या करी? हड़ताल करी 6 अप्रैल को। ठीक है, रैलीज जो थी वो ऑर्गेनाइज हुई। ठीक है, वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, और शॉप्स जो थी वो बंद कर दी गई।
ये हमने अपोज करने के लिए, किसको अपोज करने के लिए, रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए ये गांधी जी ने मेजर्स उठाए कि अगर ये होगा तो आपको ये जो एक्ट है वो पास डिसमिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 अप्रैल को पुलिस जो थी अमृतसर में उसने फायर करना शुरू कर दिया पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर। प्रोसेशन का मतलब होता है कोई भी एक सेरेमनी हो रही हो, है ना। पीसफुल का मतलब है शांति वाली सेरेमनी हो रही हो, शांति वाली सेरेमनी हो रही थी। बट पुलिस जो आई अमृतसर में, ऑब्वियसली उस टाइम पे पुलिस इंडियंस की नहीं थी, उस टाइम पे पुलिस किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी, क्योंकि इंडिया के ऊपर राज किसका था, ब्रिटिशर्स का था। तो ब्रिटिशर्स की जो पुलिस थी अमृतसर में उसने अटैक करे बैंक के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और क्या इम्पोज करा, मार्शल लॉ इम्पोज किया। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल लॉ का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जिसके ऊपर अगर आपको एक एरिया में 2 या 3 से ज़्यादा लोग दिखे तो आप इन पे फायर कर सकते हो, कोई भी उठ के फायर कर सकता है, कोई भी उठ के नहीं, जो पुलिस का मेंबर होगा वो फायर कर सकता है और ये सारे लोग मर जाएंगे। तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। चलो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, और हेड कौन था मार्शल लॉ का, कमांड किसने ली, जनरल डायर ने ली। अब क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकेयर में आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएगा, एक्सप्लेन द जलियांवाला बाग मैसेकेयर। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है कि अप्रैल 13 को बैसाखी हुई थी। ठीक है, बैसाखी आज भी 13 अप्रैल 1919 को मनाई जाती है। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ कि बैसाखी फेयर जो मेला लगता है, वो लोग जो है ना, आपको पता है मेले को अटेंड करने के लिए शहर से बाहर से भी लोग आते हैं। ठीक है, तो शहर से बाहर से भी लोग आए थे। ठीक है, उनको नहीं पता था, देवर अनअवेयर, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है। ठीक है, तो जब अगर मेला हुआ है तो मेले के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। मैंने बताया ना कि गैदरिंग में कोई भी भीड़ होगी तो आप पुलिस जो है वहाँ की गोली चला सकती है, ऐसा जो लॉ था इन्होंने इम्पोज किया। तो यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा है, तभी सारे लोग जो थे वो मेले में आके एंजॉय कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, डायर जो है उसे सारे ब्लॉक जो एग्जिट वाले गेट थे उन सबको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, उन सबको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद उसने ओपन फायर कर दिया लोगों के ऊपर, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो मरे। और आपको आज भी पता है कि जलियांवाला बाग में जैसी गोलियां चली हैं, जो लोग मरे हैं, कुएं में जाके मर गए लोग, है ना, वो सारा आज जलियांवाला बाग मैसेकेयर में अमृतसर के अंदर आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा वहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ, सत्याग्रही जो थे वो डर चुके थे, जिसके कारण उनकी जो नाक है उनको स्ट्रीट्स के ऊपर रगड़ाया जाएगा। ठीक है, और इसके चलते गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दी। कॉल्ड ऑफ का मतलब है मूवमेंट जो थी सत्याग्रह वाली वो बंद कर दी। ठीक है, अब क्या होता है, अब गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि हिंदूज और मुस्लिम जो थे वो इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे ना तो आधी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ताकि हम उनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाएं। ठीक है, अब वो क्या था कि उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, एक खिलाफत मूवमेंट को लिया। क्या होता है खिलाफत मूवमेंट में, इसका बैकग्राउंड समझो क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई थी ना तो किसकी डिफ़ीट हुई थी, डिफ़ीट यानी किसकी हार हुई थी, हार किसकी हुई थी, ओटोमैन टर्की की हार हुई थी। ओटोमैन टर्की का जो एम्परर था यानी जो किंग था वो कौन था, स्पिरिचुअल लीडर था। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो रिलीजियस लीडर होते हैं, आपको पता है ना, कोई भी धार्मिक लीडर आ जाते हैं, वो धार्मिक लीडर कौन था, ओटोमैन एम्पायर का, ओटोमैन टर्की का वो कौन था, इस्लामिक वर्ल्ड का, इस्लामिक का मतलब है मुस्लिम वर्ल्ड का, वो कौन था, खलीफा था। कौन था, द खलीफा। ठीक है, तो गांधी जी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो क्या करते हैं, जब इसकी हार हुई थी ना तो सारे र्यूमर्स फैल चुके थे कि इसके ऊपर ना बड़ी गंदी कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि अब ये हार चुका है। तो खिलाफत कमेटी बिठाई गई, जिसके कहाँ बिठाई गई, बॉम्बे के अंदर बिठाई गई मार्च 1919 में। यंग जनरेशन बैठी मुस्लिम्स की, जैसे कि ब्रदर्स बैठे थे, कौन से, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आने ही आने हैं आपको इस चैप्टर में से। ठीक है, कौन लीडर बैठे थे, मोहम्मद अली बैठा और शौकत अली बैठा, और उसने किसके साथ डिस्कस किया, ये सारा मैटर गांधी जी के साथ डिस्कस किया। गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी ली कि अगर मैं मुस्लिम्स की हेल्प करूँगा तो मुस्लिम्स जो थे वो अम्ब्रेला के अंदर आ जाएंगे। अम्ब्रेला का मतलब है, यहाँ पे अम्ब्रेला का मतलब छड़ी नहीं है, यहाँ पे अम्ब्रेला का मतलब है एक साथ आना। ठीक है, तो एक साथ आ जाएंगे और मूवमेंट जो है वो चला सकते हैं। तो क्या किया, कलकत्ता सेशन जो था कांग्रेस का कलकत्ता सेशन जो था वो कब हुआ, 1920 सितंबर में हुआ। उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने मनाया बाकी लीडर्स को कि क्या ज्वाइन कर ले,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो कौन कौन से थे? खिलाफत को सपोर्ट करते थे और स्वराज को। खिलाफत का मतलब है जो मुस्लिम्स की लड़ाई चल रही थी उसको भी सपोर्ट कर रहे थे, और स्वराज यानी फ्रीडम। स्वराज यानी फ्रीडम किसकी? इंडिया की। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये सारा मैटर था।